हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से हमारा क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो यही कि स्पीच का मतलब क्या होता है। तो स्पीच का सिंपल सा मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करना। जब भी हम कोई बात कहते हैं और किसी बात को सुन रहे होते हैं तो वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा होता है उस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करना। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस का, और उन्हीं सेंटेंसेस को कहा जाता है स्पीच। तो ये सेंटेंसेस होते हैं ये दो फॉर्म में हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि इसका नाम बता रहा है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली जब भी कोई बात कही जा रही होगी, डायरेक्टली जब भी कोई सेंटेंस का यूज़ किया जा रहा होगा तो उसको कहा जाएगा क्या? उसको कहा जाएगा डायरेक्ट स्पीच। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो डायरेक्टली जो भी बात कह रहा है ना, उसी बात को उसी फॉर्म में बिना किसी चेंज के अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो उसको कहा जाएगा क्या? उसको कहा जाएगा डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। ठीक है। अगर हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी उसने कहा, जो भी व्यक्ति था उसने जो कुछ भी कहा, पूरी की पूरी बात को बिना किसी चेंज के एज इट इज़ वहाँ पे रख देंगे, जैसे का तैसा वहीं पे रख देंगे, तो इसको कहा जाएगा क्या? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। किसी पर्सन के एग्जैक्ट मतलब जैसे के तैसे, या फिर ज्यों के त्यों वर्ड जो होते हैं बिना किसी चेंज के, ऐसे बिना चेंज के शब्द को बताना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहलाएगा? किसी पर्सन की कही बात को अपने शब्दों में बताना। अपने शब्दों में बताने का मतलब हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे। अगर मान लेते हैं कोई भी एक बात है, वो पिछले साल हुई थी, आज हम उसको बताना चाह रहे हैं, तो क्योंकि आज के टाइम पे उस बात को बताना है, लेकिन बात तो पुरानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उस बात को पास्ट टेंस में यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अगर मान लेते हैं ये बात जो है वो कहीं और की गई थी, किसी और जगह पे की गई थी, और अब हम किसी और दूसरी जगह पे जाके उस बात को कह रहे हैं, और उस जगह पे जो भी वर्ड का यूज़ किया जा रहा था उन वर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जगह चेंज करी है, टाइम चेंज किया है। तो ये सारे चेंजेस करने के बाद जो भी बात सामने आती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई, उस बात को हम कहेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि उसको डायरेक्टली उस व्यक्ति के द्वारा नहीं बोला गया, उसको एक अलग तरीके से बोला जा रहा है, अलग शब्दों में बोला जा रहा है। बात सेम रहेगी, बात का सेंस सेम रहेगा, लेकिन बस ये होगा कि वहाँ पे शब्द थोड़े से बदल जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है, वो कैसा है? वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हो सकते हैं, पहला है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में क्या अंतर होता है? रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि जो रिपोर्ट हो चुकी है, यानी कि रिपोर्ट की गई, रिपोर्ट की गई, इस बात को रिपोर्ट किया जा चुका है। और रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग का मतलब हो गया रिपोर्ट करती हुई, जो रिपोर्ट कर रही है, यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा स्पीच जो कि रिपोर्ट कर रहा है, वहां पे इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग। और जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है उसको कहा जाएगा रिपोर्टेड। तो जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उस रिपोर्टेड स्पीच को हम यूज करेंगे इनवर्टेड कॉमा में, यानी कि दो इस तरीके से कॉमा यहाँ, दो इस तरीके से कॉमा यहाँ, और यहाँ पे जो भी सेंटेंस लिखा होगा ना, उस सेंटेंस को कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये जो है। ठीक है, सिंपल है। और जो रिपोर्ट कर रही होगी वहां पे क्या होगा? वहां पे उसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। इन दोनों को शॉर्ट में RS और RS लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज आती है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में यहां पे दिख रहा होगा एक वर्ब लिखी हुई है सेड, ऐसे और भी वर्ब हो सकती है, ये से की सेकेंड फॉर्म है। तो ये जो सेड वर्ब है ना, क्योंकि ये वर्ब है और ये आ रही है किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में आ रही है, तो इसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। ठीक। अब रिपोर्टिंग वर्ब की अगर शॉर्ट फॉर्म बनाओ तो क्या होगा? रिपोर्टिंग का R और वर्ब की V, तो ये RV कहलाएगी। और ये RV कौन से पार्ट में? ये RV है रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट में। तो हम क्या कहेंगे? हम इस रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट को RV के नाम से रेफर कर सकते हैं, RV कह के बोल सकते हैं। ठीक। और जो इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको RS कहेंगे। ठीक है। RV का मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है,
यानी कि ये इस वाले पार्ट की बात कर रहा है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है शॉर्ट में, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे अगर आर एस लेंगे तो इसको आर वी इसको आर एस कह सकते हैं अगर आपने कहीं पे सुना हो तो। ठीक है, जैसे मयंक सेड यू लुक प्रेटी, मयंक ने क्या कहा तुम सुंदर दिखते हो। अगर हम मयंक ने मान लेते हैं मयंक ने कहा है रोहन से कि तुम सुंदर दिखते हो, या रोहिणी से कहा है कि तुम सुंदर दिखती हो, तो उसने रोहिणी से कहा, हम वहाँ पे खड़े हुए थे, हमने ये बात सुन ली, तो अब हम जाके किसी और व्यक्ति को या टीचर को बताते हैं यही बात कि देखो भाई मयंक ने रोहिणी से कहा कि तुम सुंदर दिखते हो। तो जब हम बोल रहे होंगे टीचर से तो टीचर को क्या लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं, हम टीचर से बोल रहे हैं कि वो सुंदर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बोला क्या, हमने कहा तुम सुंदर दिखते हो। मेरे लिए तुम कौन होगा वहाँ पे? टीचर होगा। तो वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही होगी मेरे और टीचर के बीच में वो अलग हो जाएगी, उसका सेंस अलग हो जाएगा। तो हमको कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे मयंक सेड का मयंक सेड ही रहने देंगे। मयंक ने कहा कि दैट, अभी जो मयंक यू यूज हो रहा है, ये यू किसके लिए था? हमने बताया अभी रोहिणी के लिए। तो रोहिणी एक लड़की है, तो हम तुम नहीं बोलेंगे, हम लड़की के लिए क्या बोलेंगे, वह, कि मयंक ने कहा कि तुम सुंदर दिख रहे थे। हम जब बोलेंगे तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे मयंक ने कहा कि वह सुंदर दिख रही थी। तो वह के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे वह के लिए आ जाएगा शी। ठीक, और लुक का लुक्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ये बात पास्ट टेंस में कही थी, अभी नहीं गई, पास्ट टेंस में कही थी, तो लुक का हमने सेकंड फॉर्म यूज कर लिया लुक्ड, और ये पास्ट टेंस हो गया। और प्रिटी तो सेम ही रहेगा, प्रिटी। तो मयंक सेड दैट शी लुक्ड प्रिटी। तो यहाँ पे देखो यू जो है वो चेंज हो गया किसके अंदर, यू जो है वो चेंज होके बन गया शी। लुक का क्या हो गया, लुक का हो गया लुक्ड, और यहाँ पे कॉमा क्या बन गया, दैट बन गया, यानी कि चेंजेस हुए। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट स्पीच का एक फॉर्म है जो यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसके अलावा कोई और दूसरा लिखने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है, वो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि हम शुरुआत में रिपोर्टेड स्पीच का यूज़ कर लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हम देखो जो आ रहा है यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच का यूज़ कर लेंगे, और जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी ना वो बाद में यूज़ हो जाएगी सेंटेंस में, यानी कि शुरुआत में रिपोर्टेड स्पीच, बाद में रिपोर्टिंग स्पीच को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये जो सैड दे रखा है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं। क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच में आ रही है वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। इसको लिखने का एक और तरीका है, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हेलो, सेड मयंक हु आर यू। मयंक ने कहा हेलो हु आर यू, तो हमने बस अलग अलग करके लिख दिया, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा उसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे सेड मयंक देखो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा हुआ इतना, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग है, तो देखो रिपोर्टिंग लिखा हुआ है। और जो इन्वर्टेड कॉमा होगा इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड, रिपोर्ट हो चुकी है, तो देखो रिपोर्टेड आ रहा है, यहाँ पे रिपोर्टेड आ रहा है, दोनों को दोनों। इस तरीके से इसको हम लिखा दे सकते हैं। और भी तरीके हमको मिलेंगे, बस हमको याद रखना है क्या कि इन्वर्टेड कॉमा में होगा, यानी कि जो बात कही गई होगी वो बात या वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ सेंटेंस रहेगा रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में, और जो उसके बाहर होगा इन्वर्टेड कॉमा के उसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो यहाँ पे वर्ब दे रखी है ना, इस वर्ब के अंदर जैसे सेड यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये सेड दे रखा है, और भी पीछे जाए तो यहाँ पे देखो ये सेड दे रखा है, तो यहाँ पे जो सेड है ना इसमें चेंजेस क्या आएंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो कि रिपोर्टिंग स्पीच में दे रखी होगी उसमें क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे होंगे, वो हम इस वाली स्लाइड में देखेंगे। देखो क्या है, अगर से दे रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे से दे रखा है कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन से के साथ में अगर यहाँ पे टू को ऐड कर दिया तो ये चेंज हो जाता है किसमें, टेल में चेंज हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर लिखा हुआ है सेज और उसके साथ में टू को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, टेल्स बन जाएगा। यानी कि उसी टेंस में हम क्या करेंगे, से को हटा के क्या लग देंगे, TELL का यूज कर लेंगे। अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगा दो, फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म लगा दो, प्लूरल फॉर्म है प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म है सिंगुलर फॉर्म, ING फॉर्म लगा दो। अगर हैज हैव का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सेड लिखा हुआ है तो टोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। विल से लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, से के साथ में जब तक विल से लिखा हुआ कोई चेंज नहीं, से टू करेंगे तो क्या कर दोगे, विल टेल। ठीक, से की फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे टेल की भी फर्स्ट फॉर्म लगा ली। शेल से शेल टेल, ऐसे ही और भी सारे जो होंगे उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, बस यही कर रहे होंगे कि उनको हम टेल में चेंज कर देंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड यानी कि जो अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होगी ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखी होगी उस स्पीच के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो एक बात है
कि अगर हम किसी बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी बात को अगर कह रहे हैं सुन के, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बात पहले हो चुकी है। यानी कि जब मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूँ तो उस बात के होने का जो टाइम होगा वो कौन सा होगा? वो पास्ट टेंस होगा। ठीक है, तो हम ज़्यादातर क्या काम करते हैं, हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखी होती है उसको चेंज कर देते हैं पास्ट टेंस में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बैक शिफ्टिंग करना, यानी कि पीछे शिफ्ट हो जाना। प्रेजेंट में है तो अभी जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ये टाइम लाइन है, तो यहाँ पे अभी ये प्रेजेंट टेंस है, आगे फ्यूचर होगा, तो इसके पीछे क्या होता है? यहाँ पे पीछे क्या है? पास्ट टेंस है। पास्ट है, अभी प्रेजेंट है, आगे फ्यूचर आएगा। तो बैक शिफ्ट का मतलब क्या होगा? अगर प्रेजेंट में है तो पीछे चले जाएंगे, कहाँ पे? पास्ट टेंस में चले जाएंगे, पीछे हो जाना। क्यों? क्योंकि वो बात पहले हो चुकी है, तभी तो मैं रिपोर्ट कर पा रहा हूँ, तभी तो उसको मैं बता पा रहा हूँ आगे आके। तो देखो क्या चेंजेस होते हैं, जितने भी प्रेजेंट टेंस दे रखे, जितने भी प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सबको चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे प्रेजेंट डेफिनेट को, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अलावा अगर पास्ट टेंस ही दे रखा है हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो क्या करेंगे? उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट को कहा जाता है पास्ट ऑफ पास्ट। तो सिंपल पास्ट का पास्ट क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूस का करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। सिंपल है। पास्ट का होगा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट का कोई सा होगा तो पास्ट में सिंपली उठा के रख देंगे जो भी टेंस होगा। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, ये याद रखेंगे। इन दोनों के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा। मे लिखा हुआ है तो हम क्या कर देंगे? उसको उसकी पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, जो कि क्या होती है? जो कि होती है माइट। कैन लिखा हुआ है तो उसको चेंज कर देंगे उसकी पास्ट फॉर्म में कुड। यानी कि जहाँ पे भी अगर हमारे पास मॉडल वर्ब भी आ जाते हैं तो उन मॉडल वर्ब को हम चेंज कर देंगे किसमें? हम उन मॉडल वर्ब को चेंज कर देंगे उनकी पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते। नो चेंज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जैसे कि सेड लिखा हुआ था जो कि इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा। तो देखो रक्षक सेज, ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है यानी कि प्रेजेंट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो जो अंदर सेंटेंस दे रखा होगा ना, यानी कि जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा होगा उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे कैन लिखा हुआ तो क्या होना चाहिए? कुड कर देंगे? नहीं करेंगे, कैन का कैन ही रहने देंगे। यानी कि देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, कब कब होगा ये? जब जब प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे और हम बात कर रहे होंगे पास्ट फ्यूचर की। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस यहाँ पे दे रखा होगा इस जगह पे, तो हम इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर रहे होंगे। यानी देखो ही कैन विन द रेस, ही कैन विन द रेस, सेम टू सेम यहाँ पे उतारा है। देयर विल बी नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आगे बढ़ते। नो चेंज इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या फिर कोई हैबिट। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ ना, उसके अंदर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया, यानी कि ऐसी चीज़ समझ लो जो कि चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके टेंस में चेंज नहीं कर रहे होंगे, कोई भी चेंज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ पे लिखा हुआ रवीना सेड, रवीना ने कहा क्या? रवीना ने क्या कहा? रवीना ने कहा मैन इज मॉर्टल। यानी कि ये एक ऐसी बात है, ये एक फैक्ट है कि जो व्यक्ति है, इंसान है, वो नश्वर है, मतलब वो मरेगा ही मरेगा, उसका नाश होगा ही होगा। तो अगर मैन इज मॉर्टल एक ऐसी बात है, क्या ये बात चेंज होने वाली है? कभी भी नहीं चेंज होने वाली, ये एक फैक्ट है और ये बात हमेशा हमेशा सही रहने वाली है। तो इसमें मैन इज मॉर्टल को हम इज को हटा के वॉज कर देंगे, क्या पास्ट में पहुंचाएंगे? बैक शिफ्ट करेंगे? नहीं करेंगे, हम इसको इजी रहने देंगे। क्या हमने ऐसा किया? देखते हैं। रवीना सेड, कॉमा हट के आ गया दैट मैन इज मॉर्टल, यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, टेंस में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो ये बात यहाँ पे सही हो जाती है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ दिया होगा तो ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रहे होंगे, टेंस चेंज नहीं कर रहे होंगे। आगे आते हैं चेंज इन प्रोनाउंस एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देखो मैन इज मॉर्टल, अब ये मैन ना लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता ही, यहाँ पे लिखा होता आई, यहाँ पे लिखा होता यू, तो क्या उसके अंदर कोई चेंज हो रहा होता? हाँ, चेंज हो रहा होता। तो देखो
किस तरीके से होता है। यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है SON123, बहुत फेमस सा है, सारे लोग यूज करते हैं। सिंपल सा मतलब है, S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, और N का सिंपल सा मतलब है नो चेंज। ठीक, 1 2 3 से मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन को दे रखा है तो हम उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन दे रखा है तो देयर विल बी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है मेरा, जो भी सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस होगा जिसका सब्जेक्ट देखना है। चलो देखते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ, अलीना सेड टू लल्लू यू हेल्प्ड मी। अलीना ने लल्लू से कहा कि तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पे अलीना ने कहा है ना इसको, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन है, सब्जेक्ट बोलो या स्पीकर बोलो। देखो इस बात को, जो भी यहाँ बात लिखी है यू हेल्प मी, इसको किसने कहा, अलीना ने कहा। तो अलीना को हम कह सकते हैं ना ये स्पीकर है ना, या इसी को हम कह सकते हैं ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस है। ठीक है, इसके अलावा सेड टू लल्लू, सेड टू लल्लू से कहा है, तो लल्लू क्या कहलाएगा, लल्लू सुन रहा है। अलीना ने लल्लू से कहा तो लल्लू सुन रहा है ध्यान लगा के, तो लल्लू कहलाएगा लिसनर। ठीक, और इसी को हम कहेंगे क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो पीछे लिखी हुई जो बात है उसका सिंपल सा मतलब क्या है, उसका सिंपल सा मतलब है अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा, यानी कि देखो यहाँ पे अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास में दो प्रोनाउंस हैं, एक है यू और दूसरा जो प्रोनाउन है वो है मी। ठीक है, तो सिर्फ इनको अलग से लिख लेते हैं, यू और मी। ठीक है, अलीना ने लल्लू से कहा कि तुमने मेरी मदद की, तो यहाँ पे मदद किसकी हुई, अलीना की मदद हुई, यानी कि यहाँ पे मी का मतलब क्या है, अलीना। ठीक, और लल्लू से कहा है कि तुमने मदद की, यानी कि यू का मतलब क्या है, लल्लू। ठीक, लेकिन अगर इस सेंटेंस को अगर हम बोलते हैं किसी और व्यक्ति से जाके, जैसे अलीना और लल्लू से बात हो रही थी, हमने सुन ली, हम जाके रिपोर्ट कर दे रहे हैं। ठीक, हम जाके इस बात को अपने शब्दों में किसी और को बता के आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे अलीना ने लल्लू से कहा कि तुमने मेरी मदद की। मान लेते हैं ये बात हम अपने टीचर से कह रहे थे, तो अगर हम उससे बोलेंगे तुमने मेरी मदद की, तो टीचर क्या समझेगा कि हम उसकी बात कर रहे हैं कि उस टीचर ने मेरी मदद की। क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे तुमसे मतलब था लल्लू और मेरी से मतलब था अलीना, उसका मतलब चेंज हो गया ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये यू और जो मी वर्ड दे रखा है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस बदलाव को कैसे लेके आएंगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था पीछे जो रूल अगर लिखा हुआ हम ध्यान देते हैं तो SON123 का मतलब फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड दे रखा है तो देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो यू कौन सा पर्सन है, यू होता है सेकेंड पर्सन। ठीक है, बहुत बार बताया है, ये आपने पढ़ा होगा किसमें, प्रोनाउंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं या कोई सी वीडियो देख सकते हैं। सेकंड पर्सन होता है यू, तो सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, SON123, ओ के नीचे क्या आ रहा है 2, यानी कि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अलीना ऑब्जेक्ट है, नहीं लल्लू ऑब्जेक्ट है, तो इसको लल्लू के हिसाब से चेंज कर देंगे। यू यहाँ पे देखो कौन सा केस है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रखा है ना, तो लल्लू एक लड़का है, लड़के के लिए हम सब्जेक्टिव केस में क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं ही का। हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ही का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे, हम चाहते तो ही की जगह हिम भी लिख सकते थे, ही की जगह पे हिज भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे केस कौन सा लगना है, यहाँ पे ये यू लगा हुआ है सब्जेक्ट की तरह एज अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे जो कि क्या होगा एक लड़के के लिए, जो कि हो जाएगा ही। तो यहाँ पे सही और सही आंसर क्या बनना चाहिए, यहाँ पे सही आंसर देखो यू को कर देंगे ही। ठीक, हेल्प्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्प्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, जो कि चेंज हो जाएगा किसमें, जो कि चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में, यानी कि हैड प्लस V3। तो यहाँ पे हैड लगा लो सबसे पहले, और V3 यानी कि हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही रहती है। इतना हो गया। यहाँ पे मी भी तो दे रखा है तुमको फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड पर्सन में चेंज होगा, थर्ड में नो चेंज होता है, फर्स्ट सेकंड पर्सन में चेंज होगा। मी किससे बना हुआ है, मी बना हुआ है यहाँ पे, मी जो बना हुआ है ना वो बना हुआ है आई से। ठीक, लेकिन ये आई का कौन सा केस लगा हुआ है, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। लेकिन आई जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, आई वी यू दे ही शी इट,
पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े होंगे। तो आई होता है फर्स्ट पर्सन, और देखो SON 1 2 3, 1 के नीचे ऊपर क्या आ रहा है, एस मतलब कि सब्जेक्ट आ रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अलीना। अलीना के हिसाब से मी चेंज होगा। मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अलीना एक क्या है, अलीना लड़की है, लड़की का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे ही हैड हेल्प्ड, और ये क्या कर देंगे, ही हैड हेल्प्ड हर। इतने सेंटेंस को लिखा जाएगा यू हेल्प्ड मी की जगह पे, और बाकी जो चीजें हैं उनको चेंज किया ही जाएगा। इसका सही आंसर अगर हम देखते हैं तो क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा, अलीना सेड टू को चेंज करेंगे ना, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, देखो सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो हम टेल की सेकंड फॉर्म लगा देंगे टोल्ड, ठीक है। अलीना टोल्ड लल्लू, लल्लू क्या है, ऑब्जेक्ट, कॉमा की जगह जाएगा दैट, यू का क्या कर देंगे, लल्लू के हिसाब से ही, हेल्प्ड क्योंकि पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट पहुंचा दो तो हैड हेल्प्ड, और मी जो है वो चेंज हो जाएगा अलीना के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव केस एक लड़की का हो जाता है हर। तो ये सही सेंटेंस बनेगा, अलीना टोल्ड लल्लू दैट ही हैड हेल्प्ड हर। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड पोजीशन। देखो इस चीज में क्या है, टाइम एंड पोजीशन के जो वर्ड्स जो होते हैं, जो भी टाइम को बताएंगे, जैसे कि मैंने बोला अभी, नाउ, तो ये टाइम को बता रहा है ना, अभी के समय, इस समय। देयर मतलब कि वहां, जगह को बता रहा है। दिस मतलब कि जगह को बता रहा है। तो ये जो भी वर्ड होते हैं जो टाइम और जगह को बता रहे होते हैं, ये चेंज होते भी हैं और चेंज नहीं भी होते हैं। चेंज होते कब है, नॉर्मली चेंज होते हैं, लेकिन चेंज नहीं कब होते हैं। जैसे चेंज नहीं की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि अगर हम एक जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे स्पीकर भी बैठा है, जहाँ पे लिसनर भी बैठा हुआ है, और उसी जगह पे हम वो बात जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मान लो मेरे एक दोस्त बैठा हुआ है, यहाँ पे एक दूसरा दोस्त बैठा हुआ है, दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, हमने वो बात सुन ली। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने फ़ोन उठाया और फ़ोन मिला के किसी को बात करने लगे, यानी कि हम तीनों लोग साथ साथ में बैठे हुए हैं, पास में बैठे हुए हैं। अगर मान लेते हैं ये जो पेन है इसको यहाँ पे हम रख देते हैं और मेरा दोस्त बोलता है अपने किसी दूसरे व्यक्ति से कि यह पेन मेरा है, उसने बोला यह पेन मेरा है। अगर हम यहाँ से देख रहे होंगे तो मेरे लिए ये पेन क्या कहलाएगा, यह बोलेंगे या फिर वह बोल देंगे। मेरे लिए भी ये पास में रखा हुआ है, उसके लिए भी ये चीज़ पास में रखी हुई है, क्योंकि हम साथ में बैठे हुए हैं तो हम दोनों के लिए ये चीज़ क्या है, पास में ही है। और जब हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं जब इसको रिपोर्ट कर रहा हूं अपने किसी व्यक्ति को फ़ोन पे, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसको क्या बोलेंगे, यह बोलेंगे या फिर वह बोलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जगह चेंज नहीं करी है, हम सेम जगह पे बैठे हुए। तो अब हम इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम दिस का दिस ही रहने देंगे, यह का यह ही रहने देंगे। सेम चीज़ होती है टाइम के लिए। अगर मान लेते हैं हम क्लास 10th में हैं और अगर कोई हमसे पूछता, हम एक सेंटेंस अपने किसी दोस्त से बोलते हैं कि मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, कोई व्यक्ति इस बात को सुनता है और इस बात को अगले महीने जाके किसी को रिपोर्ट करता है कि सर ने कहा है कि वो क्लास 10th में है। अगर वो अगले महीने बात ये कह रहा है, क्या ये बात चेंज होने वाली है, यानी कि अगर मैं क्लास 10th में हूँ, क्या ये बात चेंज होने वाली है, नहीं चेंज होने वाली है, क्योंकि यानी कि मैं क्लास 10th में अभी भी हूँ और अगर 2 महीने बाद की अगर हम बात करेंगे तब भी मैं क्लास 10th में ही होऊंगा। तो वहाँ पे हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं कर रहे होंगे, यानी कि हूँ तो प्रेजेंट में ही बोल रहे होंगे हम। अगर हम इसी बात को कहते हैं 1 साल बाद में, तो हम इसकी जगह पे वॉज का यूज़ करेंगे, यानी कि अब हम बोलेंगे क्या कि अब तुम बोलोगे क्या कि सर ने कहा कि सर क्लास 10th में थे, क्योंकि 1 साल हो चुकी है, अब हम पहुंच जाएंगे 11th में, अब हम 10th क्लास में नहीं है। लेकिन बाय चांस एक सिचुएशन आती है कि हम 10th में फेल हो जाते हैं और हम फिर से अगली साल भी 10th में ही पढ़ रहे हैं, तो अगली साल भी इस चीज़ के लिए हम इसका ही यूज़ करेंगे। देयर विल बी नो चेंज इन टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। तो यानी कि चेंज होते भी है, नहीं भी होते हैं, सिचुएशन बेस्ड होता है। यहाँ पे टाइम एंड पोजीशन की भी यही बात है। अगर हम एक ही जगह पे हैं, एक ही टाइम पे रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस समय पे वो बात कही गई, जहाँ पे बैठ के स्पीकर उस बात को कह रहा है, तो देयर विल बी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है, हम बातों को सुनते हैं और किसी और जगह पे जाके रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम इनके अंदर चेंज लाएंगे ही लाएंगे। देखो क्या क्या चेंज होते हैं, जैसे अगर दिस लिखा हुआ ये है, अब मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ यह पेन मेरा है, अब कोई व्यक्ति इस बात को सुनता है और अपने घर पे जाके बोलता है कि सर ने कहा कि यह पेन मेरा है। अब वो तो यह नहीं बोल सकता है, क्यों, क्योंकि यह पेन मेरे लिए यहाँ पे है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, अपने घर से वो कहेगा वह पेन सर का है, ठीक है। तो दिस का चेंज हो जाएगा किसमें, दैट में। ऐसे ही प्लूरल जो होगा दीज का हो जाएगा दोज, नाउ का हो जाएगा देन, अगो का हो जाएगा बिफोर, लास्ट नाइट। उस व्यक्ति मान लेते हैं वो परसों कोई व्यक्ति कह रहा था कि लास्ट नाइट, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्रीवियस नाइट, यानी कि पिछली रात की बात कर रहा है। ऐसे अगले दिन तो बोलेंगे फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे या द कमिंग डे,
यस्टरडे लिखा हुआ है। अगर मान लेते हैं 10 दिन पहले किसी व्यक्ति ने एक बात कही और वहाँ पे यस्टरडे वर्ड का यूज़ किया, यानी कि 10 दिन से पहले जो दिन था उस दिन की बात हो रही है। अगर हम आज यस्टरडे वर्ड यूज़ करेंगे तो यानी कि हम कल की बात कर रहे हैं, जो कि सही नहीं होगी। ऐसे ही टुमारो के लिए, ऐसे ही टुडे के लिए। तो यस्टरडे को चेंज कर दिया जाएगा प्रीवियस डे, यानी कि हम बोल देंगे ऐसे पिछला दिन, प्रीवियस डे, अ डे बिफोर। टुडे को कर देंगे दैट डे, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जस्ट को चेंज कर देंगे देन में, हेयर हो जाएगा देयर, जगह को बता रहा है यहाँ वहाँ। 10 हो जाएगा सो, और कम को कर देंगे गो। यानी कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं कम और गो का। हम एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और हमने अपने किसी दूसरे, एक दोस्त है मान लेते हैं रोहन, हमने रोहन से कहा कि अंदर आ जाओ। मेरे साथ में यहाँ पे सोहिनी बैठी हुई थी, सोहिनी ने सुन लिया। अब सोहिनी क्या है, सोहिनी को चुगली करनी थी भाई। सोहिनी ये बात सुन लेती है और जाके अपनी किसी फ्रेंड मान लेते हैं मोना को बताती है। तो वो मोना से क्या कहेगी कि सर ने रोहन से कहा कि अंदर आओ, या फिर ये कहेगी कि सर ने रोहन से कहा कि अंदर जाओ। अब क्योंकि वो बाहर है, आने की बात तब तक सही होगी जब तक इस रूम के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अगर हम बोल रहे हैं आ जाओ, यानी कि रूम के अंदर, अगर हम रूम के अंदर चले बाहर चले जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जाओ। आओ थोड़ी बोलेंगे, जाओ बोलेंगे। तो अगर वो व्यक्ति, जो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया रोहिणी का, अगर वो या सोहिनी, अगर वो जाके बाहर चला जाता है फिर रिपोर्ट करता है तो उसको कम का गो करना पड़ेगा। और अगर वो उसी जगह पे है तो उसको कम का कम ही रहना पड़ेगा। यानी कि हमें चीज़ों का मतलब देखना पड़ेगा। कम का गो होगा भी, कम का गो नहीं भी हो रहा होगा, बेस्ड ऑन सिचुएशंस, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशंस। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हमें दिखता है डिफरेंट सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। देखो, जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं तो सेंटेंस का यूज़ करते हैं। सेंटेंस बहुत टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होंगे तो वो किस तरीके से चेंजेस अपने अंदर ला रहे होंगे, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है असर्टिव सिंपल सेंटेंस। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तनु सेड टू आशीष यू डिड नॉट हेल्प मी। देखो, सबसे पहला काम, ये जो कॉमा लिखा हुआ है यहाँ पे, इस कॉमा को चेंज, ये साथ साथ में चीजें नोट करते जाए। कॉमा को चेंज कर दिया जाएगा दैट में। ठीक है, जो भी मेरे प्रोनाउन होगा उसको SON 1 2 3 सन 1 2 3 उस वाले रूल के हिसाब से चेंज कर दिया जाएगा और टेंस में चेंज लाया जा रहा होगा। क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नहीं होगी जो आंसर हमारा होगा, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जा रहा होगा और इसको लिखा जा रहा होगा किसके अंदर, इसको सिर्फ और सिर्फ हम सिंपली फुल स्टॉप के साथ में खत्म करेंगे। देयर विल बी नो यूज ऑफ अदर पंक्चुएशन मार्क्स एक्सेप्ट फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा तो यूज करनी नहीं है फालतू में। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिखते हैं जरा, यहाँ पे लिखा हुआ तनु सेड टू आशीष। सेड टू चेंज हो जाएगा। देखो, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेल की सेकंड फॉर्म लगा दो। यहाँ पे टेल सेड टू हो जाएगा टोल्ड, तनु टोल्ड आशीष। कॉमा की जगह पे आ गया दैट। यू डिड नॉट हेल्प मी। यू देखो सेकंड पर्सन है, थर्ड होता तो चेंज नहीं होता। सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन देखो 1 2 3 SO के हिसाब से, यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ऑब्जेक्ट है आशीष। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में, तो आशीष लड़का है, लड़के का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो यहाँ पे ही यूज हो गया। डिड नॉट हेल्प मी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, दिख रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड नॉट का यूज हो रखा है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब यहाँ पे हो रखा है तो हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो, हैड नॉट, हैड लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। मी यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन है, SON 1 2 3 S से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तनु। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो तनु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। तनु एक लड़की है तो उसका हो जाएगा हर। तो ये यहाँ पे सही केस आंसर हो जाएगा क्या, तनु सेड टू आशीष यू डिडंट हेल्प मी। तनु टोल्ड आशीष दैट ही हैड नॉट हेल्प्ड हिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस में। तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, यानी कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसको हम कैसे चेंज कर रहे होंगे। आर्या सेड टू लोकेश आर यू गोइंग, तो उससे बोलती है आर यू गोइंग। तो देखो क्या करेंगे, हमें पता है अच्छे से कि क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव। सेकंड इंट्रोगेटिव हम WH वर्ड का यूज कर रहे होते हैं, और फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर रहे होते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आर करके लिखा हुआ है, क्या ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है या सेकंड इंट्रोगेटिव, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। तो क्या काम करेंगे इसके अंदर, देखिए क्या हमारे पास में रूल है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है तो सेड टू को चेंज किया जाएगा आस्क्ड में। इसकी आस्क्ड की जगह पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मतलब प्रश्न करना। ठीक है, इसी जगह पे हम लिख सकते हैं एनक्वायर्ड, एनक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं वांटेड टू नो, वांटेड टू नो।
ठीक है, आस्क की जगह पे वांटेड टू नो। सबसे पहला काम ये, तो सिंपली अगर कुछ नहीं समझ आता है तो सेट टू को आस्क में चेंज कर देंगे जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। तो आर्या सेट टू लोकेश, आर्या आस्क लोकेश, ठीक है। कॉमा की जगह यहाँ पे थोड़ी सी विचित्र चीज होती है कि यहाँ पे यूज किया जाता है इफ या फिर वेदर का, यानी कि इफ का यूज कर लो या फिर वेदर का यूज कर लो, एक ना एक यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा इसका आर्या आस्क लोकेश इफ आर यू गोइंग, ये इंट्रोगेटिव था तो इंट्रोगेटिव मार्क दिख रहा था। ये अगला जो सेंटेंस है, क्या यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस को यूज नहीं कर रहे होंगे, हम सिंपल सेंटेंस को यूज करेंगे। तो ये आर होगा वो पीछे चला जाएगा और यू जो होगा वो आगे आ जाएगा। आर जो होगा वो पीछे और यू जो होगा वो आगे। तो यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। देखो SON 1 2 3, तो 2 के ऊपर क्या है O, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? लोकेश। सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, तो लोकेश का सब्जेक्टिव क्या होगा? ही। लोकेश लड़का है तो यहाँ पे ही लगाया। आर जो कि पीछे गया था, क्योंकि पास्ट टेंस में हम बैक शिफ्टिंग कर रहे होंगे, पास्ट टेंस में पहुंचेंगे, तो आर का हो जाएगा ही के हिसाब से वॉज, ठीक। और गोइंग का कर दिया गोइंग। आर यू गोइंग हो जाएगा ही वॉज गोइंग और फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस कैसा दिखेगा? आर्या सेड टू लोकेश आर यू गोइंग, आर्या आस्क्ड लोकेश इफ या फिर वेदर ही वॉज गोइंग। ये तो हो गया फर्स्ट इंट्रोगेटिव। सेकंड इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? सेकंड इंट्रोगेटिव में WH वर्ड आएगा, तो बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पे हम क्या काम कर रहे थे? यहाँ पे हमको ये इफ या वेदर फालतू में लगाना पड़ रहा था। हमको अब क्या करना है? हमको सिंपली इफ या वेदर का यूज नहीं करना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो WH वर्ड होगा ना उसी को रख देना है, उसी को यूज कर लेना है एज अ कनेक्टर इन माई सेंटेंस, एज अ कंजंक्शन यूज कर लेना है। आर्या सेड टू लोकेश, आर्या लोकेश से कहती है, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछ रही है तो यहाँ पे फिर से आस्क लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड लगा सकते हैं, इंटेरोगेटेड लगा सकते हैं, वांटेड टू नो लिख सकते हैं। तो आर्या आस्क्ड लोकेश कॉमा या उसकी जगह पे क्या करेंगे? क्या वेदर लगाएंगे? क्या दैट लगाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं लगा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड को लिख देंगे। तो ये वेयर लिखा था, यहाँ पे वेयर कर दिया। बचा हुआ जो भी सेंटेंस होगा उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो चेंज हो जा रहा होगा किसमें? वो चेंज हो जाता है सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस जब भी हम बोल रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है सब्जेक्ट आना चाहिए शुरुआत में, वर्ब आने चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आने चाहिए। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वहाँ पे वर्ब देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने लगा लिया आर्या आस्क्ड लोकेश वेयर आर यू गोइंग को क्या कर देंगे? फिर से चेंज कर देंगे, यू चेंज हो जाएगा, आगे आ जाएगा और आर हो जाएगा पीछे। आर का तो कर दिया हमने वॉज, देखो यहाँ पे गोइंग का गोइंग, और यू जो होगा लोकेश के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा ही। तो आंसर मेरा क्या बनना है? आंसर बन जाएगा आर्या सेड टू लोकेश का लोकेश वेयर आर यू गोइंग, आंसर बन जाएगा आर्या आस्क्ड लोकेश वेयर ही वॉज गोइंग। और ये इस तरीके से सिंपली सेंटेंस बन जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ता है। आगे जो सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब, इंपेरेटिव सेंटेंस की ज़्यादातर पहचान सिंपली यही होती है कि उसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही होती है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी व्यक्ति से कोई ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ऑफर कर सकते हैं, कोई चीज़ प्रपोज कर सकते हैं किसी व्यक्ति के सामने, सजेस्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को किया जाता है इन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राजू सेड टू फरहान हेल्प मी प्लीज। यहाँ पे जो भी सेंटेंस में हमको यहाँ पे दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसमें जो भी समझ में आ रहा है, ऑर्डर लग रहा है तो यहाँ पे सेड टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट लग रही है तो सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, जो कि यहाँ पे कर भी रखा है। सजेशन लग रहा है तो सजेस्टेड के क्या कर देंगे? यहाँ पे सजेस्टेड कर देंगे, सजेस्टेड कर देंगे। एडवाइस लग रही है, एडवाइस कर देंगे। जो भी वहाँ पे लगा सकते हो उस चीज़ को वहाँ पे लगा दो, जो भी आपको सेंस लग रहा है इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में। हमको यहाँ पे दिख रहा है प्लीज़, तो हमको लग रहा है शायद यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम सेड टू को चेंज कर देंगे किसमें? रिक्वेस्टेड में। तो राजू जो होता है रिक्वेस्ट करता है फरहान से, राजू रिक्वेस्टेड फरहान। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह याद रखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर हम टू का यूज़ करेंगे, यानी कि इन्फिनेटिव का यूज़ कर लिया जाएगा, इन्फिनेटिव का यूज कर लिया जाएगा। तो टू हेल्प यहाँ पे आ गया, ठीक। तो राजू रिक्वेस्ट फरहान टू हेल्प, और यहाँ पे जो मी लिखा था देखो बच के कैसे जाएगा? ये मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रखा, ऑब्जेक्टिव केस है इसका, ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्ट के साथ चेंज करो, यानी कि राजू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए? राजू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? राजू लड़का है
उस लड़के का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो यहाँ पे मी चेंज हो जाएगा, किसमें, हिम में चेंज हो जाएगा। और अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इस पुलिस का क्या हुआ, तो इस पुलिस का कुछ भी काम ही नहीं था सेंटेंस में, इसका सिर्फ इतना काम था कि ये बता रहा था कि हमारे सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है और उस चीज़ को हम बताने के लिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड वर्ब का यूज़ कर ही लिया ऑलरेडी, तो हम अगेन अगेन प्लीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। और टाइप के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ पे लेट का यूज़ किया जाता है। तो लेट वाले जितने भी सेंटेंस होंगे लेट अस करके यूज़ हो रहा होगा। लेट सिंपली है तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जैसे सारे सेंटेंस को बना रहे हैं। अगर वहाँ पे लेट अस का यूज़ हो रखा है या लेट का यूज़ हो रखा है तो हम क्या काम करेंगे, देखो 3 तरीके हैं, सजेस्ट या प्रपोज लगा लो। सजेस्ट प्रपोज क्यों बोला, क्योंकि देखिए सेट की जो भी फॉर्म लगी होगी वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की जो भी फॉर्म होगी उसी फॉर्म में सजेस्ट या फिर प्रपोज को लगा लो, साथ में जीरन की फॉर्म को यूज़ कर लो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यूज़ करना हो करो, नहीं कर रहा हो छोड़ देना, दूसरे फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, सजेस्ट या प्रपोज लिखेंगे, साथ में इन्फिनेटिव का यूज़ कर लेंगे, यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे होंगे। कैसे भी करके देखते हैं एग्जाम्पल में। और जो तीसरा तरीका है वो है सजेस्ट या फिर प्रपोज और साथ में दैट का यूज़ करेंगे और लिखेंगे वी शुड, और आगे जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को लिख देंगे। सबसे अच्छा तरीका यही हमको लग रहा होता है, आपको जो ईजी लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहला एग्जांपल है रोहित सेड लेट अस प्ले अ गेम। सेम सेंटेंस है, 3 तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सजेस्ट या प्रपोज लगा लो और जीरन को फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। रोहित सजेस्टेड, रोहित ने सजेस्ट किया, देखो सजेस्टेड लगा दिया। जीरन यानी कि जो प्ले है ना उसकी थर्ड आईएनजी फॉर्म लगा दो, तो प्ले का कर दिया प्लेइंग। रोहित सजेस्टेड प्लेइंग अ गेम, बस हो गया सेंटेंस, रोहित सजेस्टेड प्लेइंग अ गेम। एक और एग्जांपल अगर हम बोलते हैं, हमने बोला कि महिमा सेड लेट अस वॉच अ मूवी टुनाइट, तो हम क्या बोलेंगे, महिमा सजेस्टेड वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। महिमा सजेस्टेड वॉचिंग अ मूवी टुनाइट, सजेस्टेड आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई यानी कि जीरन फॉर्म आ गई और बस वहाँ पे हो गया मेरा सेंटेंस कंप्लीट। ये तो क्या पहला तरीका। देखो इजी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ध्यान रहे तो अच्छी बात है। अगर इसको बना पाते हैं बहुत अच्छी सी बात है, बहुत ईजी है, सिंपल ट्रिक है। अगला तरीका जो है वो क्या होगा कि रोहित, सबसे पहले आ जाएगा सजेस्ट है प्रपोज, रोहित प्रपोज्ड, इन्फिनेटिव 2 लगाओ, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब क्या थी यहाँ पे, वर्ब थी मेरी यहाँ पे प्ले, तो यहाँ पे प्ले की फर्स्ट फॉर्म। रोहित प्रपोज टू प्ले, ऑब्जेक्ट क्या था अगेन, तो लगा दिया अगेन, रोहित प्रपोज टू प्ले अगेन। ये भी बहुत ईजी है। इसके अलावा तो अगला तरीका है वो क्या है, अगला तरीका जो हमको यहाँ पे दिख रहा होगा वो कैसा है, रोहित सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, सजेस्ट या प्रपोज, तो सजेस्ट लगा दिया, दैट लगा दिया, वी शुड, बाद में बचा क्या, प्ले अ गेम, तो प्ले अ गेम। रोहित सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले अ गेम, रोहित सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले अ गेम। इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, पीछे आते हैं जरा। अगर यहाँ पे देखते हैं, ये जो सेंटेंस इंपरेटिव था इसको अगर निगेटिव बनाना हो तो हमको नॉट का यूज करना पड़ेगा इन्फिनेटिव से पहले। इन्फिनेटिव कहाँ पे है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे नॉट का यूज हो जाएगा। मान लेते हैं अगर ये सेंटेंस से लिखा हुआ है, राजू सेड टू फरहान डोंट हेल्प मी, तो हम क्या करेंगे, राजू रिक्वेस्टेड फरहान नॉट टू हेल्प हिम, राजू रिक्वेस्टेड फरहान नॉट टू हेल्प हिम। इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा और इसके अंदर भी हम नॉट का यूज कर लेंगे और आगे हम सिंपली निगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ जाते हैं अपने सेंटेंस के अंदर तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस विश कर रहे होते हैं। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस का काम हो रहा होता है कर्स करने के लिए। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज हो रहा होता है प्रे करने के लिए, यानी कि जब भी हम किसी के बारे में गुड विशेष या फिर बैड विशेष का यूज कर रहे होते हैं, बैड विश हो या फिर गुड विश, तो हम यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ठीक है, दुआएं देना, बस दुआएं देना। जैसे कि मे यू पास दीज एग्जाम, भूपेंद्र कहता है, भूपेंद्र जो कि कहते हैं कि मे यू पास दीज एग्जाम, कि भगवान करे या फिर ऐसा हो कि आप ये एग्जाम पास कर लो। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं फॉर यू टू पास दीज एग्जाम्स। तो यहाँ पे जब हम विश कर रहे हैं तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया और ये सिंपली सेंटेंस सिंपली नहीं फॉर्म हो रहा होगा, इसमें थोड़े से चेंज आएंगे। क्या चेंज आएंगे, देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले भूपेंद्र, क्योंकि वो विश कर रहा है ना, देखो विश कर रहा है मेरे लिए कि भगवान करे तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, भगवान करे तुम ये जो पेपर हैं, एग्जाम्स हैं, इनको इजीली पास कर लो। तो हम क्या काम कर रहे होंगे, सेड नहीं, देखो मेरा सेंस क्या है, विश करने का, तो हम यहाँ पे कर दिया विश्ड। ठीक है, यहीं पे अगर क्या कर रहा होता, बद्दुआ दे रहा होता, कर्स कर रहा होता, तो हम बोल देते क्या, कर्स्ड भी बोल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं, तो भूपेंद्र विश लगा दिया क्योंकि विश हो रहा था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जाएगा दैट। यू जो है, देखो यू कैसा है, यू मेरा सेकंड पर्सन है यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, अब गड़बड़ हो गया। भूपेंद्र ने कहा कि तुम, भूपेंद्र ने किससे कहा तुम, यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा। जब यहाँ पे कुछ भी दे नहीं रखा है, तुम्हारे पास में 3 ऑप्शन है। क्या 3 ऑप्शन है,
या तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मी लिखा हुआ, यानी कि मेरी बात हो रही है, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं हिम लिखा हुआ, यानी कि किसी एक लड़के की बात हो रही है, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हर लिखा हुआ है, किसी लड़के की बात हो रही है। ठीक है, मोस्टली हम क्या यूज करेंगे, मोस्टली हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे इस प्यारे से वर्ड मी को, यानी कोई नहीं दे रखा है तो कम से कम मैंने बात तो सुनी है ना। देखो अगर भूपेंद्र ने किसी से कोई बात कही, किससे कही हमें नहीं पता, तो हमने वो बात सुनी है तो हम मान लेंगे कि वो जो बात सुनने वाला है वो हम ही हैं, भूपेंद्र ने हम ही से कही, या फिर जो सब्जेक्ट है उसने हम ही से कही। तो याद रखना यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है सेंटेंस में तो उसको हम मी मान लेंगे, या फिर अगर मी नहीं माना है तो ही शी मान सकते हैं। वैसे मोस्टली क्या मानेंगे, मी को ही मान रहे होंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं मी लिखा हुआ है तो यू को चेंज कर देंगे मी के हिसाब से, यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई का ई तो मी बनता है ना ऑब्जेक्ट में। तो हमने यहाँ पे यू का कर दिया आई, और ये मे चला जाएगा पीछे, यू आगे मे हो जाएगा पीछे, और मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट होती है। हमने बताया था चेंजेस इन प्रोनाउन वाली जो स्लाइड थी उसमें बताया था। तो मे का कर दिया माइट पास दोज एग्जाम, दीज एग्जाम जो थे, पता नहीं भूपेंद्र ने कब कहा, भूपेंद्र के लिए वो एग्जाम पास में होंगे, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि हम उसका इसको बाद में रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात कर रहे हैं। तो हमने कर दिया दोज। तो भूपेंद्र सेड मे यू पास दिस एग्जाम, इसको बना देंगे जब इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा भूपेंद्र विश्ड दैट आई माइट पास दोज एग्जाम्स। इसके अलावा भी और टाइप से हो सकते हैं जब भी हम विश करते हैं किसी व्यक्ति को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लकी सेड हैप्पी बर्थडे कमल, लकी ने कमल से कहा हैप्पी बर्थडे। तो कमल, हाँ यहाँ पे कोई सेंटेंस दिख रहा है, कोई सेंटेंस दिख रहा है, तो ये सिंपली एक वर्ड है, इसको ऐसे ही सिंपली बना लेंगे। कैसे, क्योंकि देखो विश कर रही है ना, जो लकी है वो विश कर रही है कमल को हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ पे लकी विश्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेड की जगह पे विश्ड आ गया। किसको विश करा, कमल को करा, तो कमल ऑब्जेक्ट है तो कमल यहाँ पे आ जाएगा आगे, और देखो कॉमा के बाद जो भी दे रखा होगा ये ऑब्जेक्ट होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और हैप्पी बर्थडे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे आ गया, हैप्पी बर्थडे। लकी सेड हैप्पी बर्थडे कमल, लकी विश्ड कमल आ हैप्पी बर्थडे। और इसी तरीके से और सेंटेंस भी बन सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लकी सेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ठीक, तो लकी ने क्या कहा, लकी ने अपने सर से कहा गुड मॉर्निंग, तो हम क्या करेंगे, लकी विश किया ना सर को गुड मॉर्निंग, लकी विश्ड, लकी लड़की है तो अपने सर से कहा उसने, तो लकी विश्ड हर सर अ गुड मॉर्निंग, अ गुड मॉर्निंग। ए आर्टिकल का भी यूज वहां पे कर लेंगे, गुड मॉर्निंग। इस तरीके से हमें सिंपली यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको दिख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सक्लेम करके कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीख के अचानक से जब मन में हमारे भाव आ रहे हैं, फॉर एनीथिंग, फॉर कोई भी एक्टिविटी या सिचुएशन जो हमारे सामने है, जो भी एक्सप्रेशन हमारे साथ भाषा के रूप में निकल रहा होता है, हमारे शब्दों के रूप में निकल रहा होता है, उसको कह रहे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई व्यक्ति कोई बात को कह रहा होता है तो उसको हम इंडायरेक्ट स्पेलिंग चेंज करते समय क्या क्या चेंजेस कर रहे होंगे उसको हम देखने वाले। यहाँ पे लिखा हुआ है अमीश सेड, ये वी1, ये ऐसे करके बोल रहा है अमीश कि हम जीत गए। तो यहाँ पे ये का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे ये का मतलब है, यहाँ पे वो दिखा रहा है अपनी एक्साइटमेंट, यहाँ पे दिखा रहा है अपना जॉय कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी खुशी वहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्योंकि वो एक्सक्लेम करा है ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एक्सक्लेम्ड। ठीक है, ये का मतलब क्या हुआ, बहुत खुशी में जो है वो बहुत ही जॉय के साथ में यहाँ पे एक्सक्लेम कर रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद लिखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से, बहुत ही ज़्यादा खुशी से, जॉय से वो ये कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय इतना आएगा। कहाँ पे, इस सैड की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वहीं पे एक्सक्लेम्ड विद गुस्से से कुछ एक्सक्लेम कर रहा होता, चिल्लाता, तो हम क्या बोलते हैं एक्सक्लेम्ड विद एंगर। दुखी हो गए कुछ कह रहा होता तो हम क्या कहते हैं एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या करेंगे, अमीश एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि ये बोल रहा है दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें कि कॉमा की जगह किस किस सेंटेंस में कॉमा की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी में दैट आएगा। वी जो है वो क्या हो जाएगा, अमीश बोल रहा है ना, अमीश क्या कह रहा है कि हम जीत गए, तो अमीश मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो हम वी को चेंज कर देंगे दे में। और वन देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट डेफिनेट टेंस, तो हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। तो अमीश एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन, ये यहाँ पे हो गया। हम अलग अलग वर्ड के हिसाब से, अलग अलग एक्सप्रेशन के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जॉय, अगर बहुत खुश हैं तो जॉय, अगर इसी में हम बहुत दुखी हैं
तो सॉरो, अगर डरे हुए हैं तो फियर, अगर बहुत ही गुस्से में हैं तो एंगर, बहुत ही ज़्यादा चौंक चुके हैं तो सरप्राइज या फिर वंडर, बहुत ही दुख में हैं तो पेन, किसी को प्रेज कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं तो अपलॉड, किसी को कर्स कर रहे हैं तो कर्स करके यहाँ पे वर्ड यूज हो सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद के साथ। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद फियर, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद पेन, अपलॉड, एक्सक्लेम्ड विद कर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक तरीके से अलग तरीके के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमको देखने को मिल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, सैम सेड टू साक्षी, साक्षी एक लड़की है, उससे सैम कहता है व्हाट अ थ्रिलिंग डे इट वाज, कि ये कितना ना थ्रिलिंग डे था, कितना एक्साइटिंग डे था, एडवेंचरस डे था। तो यहाँ पे वो खुश होकर बोल रहा है ना कि बहुत ही बढ़िया दिन था, तो बढ़िया दिन है, खुश है, तो एक्सक्लेम विद जॉय लगा दिया। नहीं लगाना है कोई बात नहीं, अगर नहीं लगाना हो तो यहाँ पे विद जॉय को काट भी सकते हैं, एक्सक्लेम लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको वहाँ पे दिखाना है ना वो बहुत ज़्यादा खुश है तो यहाँ पे एक्सक्लेम विद जॉय लिख देंगे। ठीक है, तो सैम सेड टू साक्षी, सैम एक्सक्लेम विद जॉय, टू साक्षी भी लिख सकते हो, वरना वहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटा दो कि ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया, व्हाट आर थ्रिलिंग डे इट वाज, तो इट वाज को आगे लिख रहे हैं कि वही सब्जेक्ट है, तो इट वाज ए वेरी थ्रिलिंग डे। वेरी क्यों लगाया, क्यों एक्सक्लेम कर रहे हो ना भाई, एक्सक्लेम तो तभी करोगे जब तुम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को थ्रिलिंग समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अच्छा समझ रहे हो, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए तुम्हारे मन में भावनाएं हैं, उस चीज़ के लिए तुम्हारे मन में तुम कह सकते हो उस वक्त के लिए वो चीज़ जो तुम कहना चाह रहे हो बहुत ज़्यादा तुम्हें अफेक्ट कर रही है, तो बहुत कर रही है, वेरी लगा दो, तो यहाँ पे अ वेरी अपने आप से ऐड हो जाएगा, वेरी थ्रिलिंग डे। तो सेम दैट टू साक्षी, सेम एक्सप्लेन विद जॉय दैट इट वॉज, जो सब्जेक्ट था, अ वेरी थ्रिलिंग डे, इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग डे, और फुल स्टॉप यहाँ पे लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस दिख रहा है, साक्षी सेड टू मी, साक्षी ने मुझसे क्या कहा, हाउ हम्बल यू आर, कि आप कितने ज़्यादा हम्बल हैं, कितने ज़्यादा विनम्र हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसको हो सकता है ना हमने उसकी कुछ हेल्प करी हो, उसकी कुछ काम कर दिया हो, तभी तो वो कह रही है ना कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, यानी कि आभारी है मेरी, तो हम क्या बोलेंगे, साक्षी सेड टू की जगह पे आएगा एक्सक्लेम्ड विद ग्रेटफुलनेस, तो साक्षी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेटफुलनेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, यू जो है ना, यू उसने किससे कहा है, यू मतलब सेकंड पर्सन है ना, देखो SON 1 2 3, SON 1 2 3, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी एक ऑब्जेक्ट है, तो मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, यानी कि यू को जब मी के हिसाब से चेंज करोगे, यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट की तरह है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो यहाँ पे आई को यूज कर लेंगे, दैट आई, आर का हो जाएगा वॉज, पास्ट टेंस में बैक शिफ्टिंग होती है, आई वॉज वेरी हम्बल, हम्बल था तो हम्बल रहा, वेरी हम्बल। ठीक है, वेरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब बहुत हम्बल होंगे तभी उसने कहा है हम्बल हो तुम भाई। आगे बढ़ते हैं, मयंक सेड टू हर्ष, मयंक ने हर्ष से कहा कंग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, मयंक ने हर्ष से कहा कि कंग्रेचुलेट करता है हर्ष को और कहता है कि तुम सिलेक्ट हो गए, यानी कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन हुआ थोड़ा सा, कंग्रेचुलेट करा है वहाँ पे तो एक्सक्लेम हुआ थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लेम किया, क्या एक्सक्लेम किया, कंग्रेचुलेशन करते हुए, उसको बधाइयाँ देते हुए, तो हम सिंपली यहाँ पे एक वर्ब यूज कर सकते हैं, सेड टू जगह कंग्रेचुलेटेड, अगर किसी को कंग्रेचुलेट कर रहे हो तो कंग्रेचुलेटेड, अपलॉड कर रहे हो अपलॉडेड, प्रेज कर रहे हो तो प्रेज्ड, तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया सेड टू की जगह पे कंग्रेचुलेटेड, मयंक कंग्रेचुलेटेड हर्ष ऑन बीइंग सिलेक्टेड, ऑन बीइंग सिलेक्टेड, क्योंकि वो सिलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम इस तरीके से पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, ऑन बीइंग सिलेक्टेड। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा कि रोमा सेड टू रमा, सेम कंग्रेचुलेशंस यू डिड इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रोमा सेड टू की जगह कंग्रेचुलेटेड रमा, ठीक, ऑन इट जो होगा वो आगे जाएगा क्योंकि वही जो है वो होने वाला है, इट बीइंग और डिड की थर्ड फॉर्म डन। इस तरीके से यहाँ पे हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ऑन इट बीइंग डन, ऑब्जेक्ट को जो है वो आगे लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से सेंटेंस अगर देखते हैं तो सिंपली कर लिया जाएगा। अब बस यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे आती है एक्सरसाइज को जरूर करेंगे, इसके आंसर हम ट्राई करेंगे कमेंट में पिन करने के लिए, इसके हम आंसर्स को ट्राई करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बना इनके आंसर्स को जरूर करना है, यानी कि इन सबको क्या करना है, इन सबको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कैसे होती है? एक्सरसाइज से होती है, तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम डायरेक्ट नेट की बात कर रहे होंगे, लेकिन उस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन एग्जाम और अलग अलग जगहों पे। तो वहाँ पे हम उनमें उनकी बात कर रहे होंगे। तो स्टे ट्यून टू द चैनल और आप देखते रहें उस वाली वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है वो। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हो भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। वैसे ही फॉलोअर्स बहुत कम है, लेकिन कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यहाँ पे English.IELTS डालना है और यहाँ पे से आ जाएगा। ये लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पे जो लोगो है अपना, वो लोगो यहाँ पे दिख जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलो कर देना है। और इसके अलावा आप चाहें तो एक्स ऐप पे भी हमको कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सिंपली क्या लिखना है, इंग्लिश IELTS 011, इसको सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो दिखेगा और यहाँ पे आके आप सिंपली हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी थोड़े से अच्छे से स्टफ हम डालते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। कोई डाउट होता है तो सिंपली कमेंट कर लो, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी जगह पे आके यहाँ पे आप सिंपली हमसे चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नई नई चीज़ों को सीखते रहें। बस, धन्यवाद।